लेते हैं। पास पेपर का क्वेश्चन 12 निकालो, IS 12 का सवाल, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 12। यार ये व्हाइट बोर्ड मिटा सकते हो आप? मिटा दो आगे, कोई मसला तो नहीं होगा मीनवाइल? पेज नंबर 397। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके लिए सुन लो। एक एसेट हमने बाय किया 300 का, ऑन इट्स पेमेंट, जब इसकी पेमेंट करने लगे हमें एक्सचेंज लॉस आया 25 का। बोलो एसेट की एंट्री हमने क्या की होगी? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट? नहीं, इसकी एंट्री हमने की होगी एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट। और जब पेबल पे हुआ होगा तो पेबल पे होने पे मुझे एक्सचेंज लॉस आया होगा, तो एसेट खरीदने की एंट्री बोलो एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट। और जब पेबल पे हुआ होगा तो पेबल पे होने पे मुझे क्या आया होगा? एक्सचेंज लॉस आया होगा। एक्सचेंज लॉस की एंट्री पेबल डेबिट कैश क्रेडिट एक्सचेंज लॉस डेबिट। क्या मैं कह सकता हूं अकाउंटिंग वाले एसेट को कैपिटलाइज करते हैं और एक्सचेंज लॉस जो पेबल्स पे आए, पेबल होता है मॉनेटरी आइटम, पेबल्स पे जो एक्सचेंज लॉस आए उसको P&L में डालते हैं। बोले ऊंची ऊंची, अकाउंटिंग वाले एसेट को कैपिटलाइज करते हैं और एसेट के पेबल पे जो एक्सचेंज लॉस आए, बता दो कहां जाता है? P&L में जाता है। अच्छा, टैक्स अथॉरिटीज की राय कुछ और है। टैक्स अथॉरिटीज कंसिडर लॉस एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। टैक्स अथॉरिटीज वाले कहते हैं एक्सचेंज लॉस को एसेट की कॉस्ट में डालो, और अकाउंटिंग वाले कहते हैं एक्सचेंज लॉस को P&L में डालो। अभी आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जब रिवैल्यूएशन ना हो रही हो तो सारे एक्सचेंज गेन लॉसेस P&L में जाते हैं। ये सभी अभी भी पार्ट टाइम में पता चला है, सारे एक्सचेंज गेन लॉसेस P&L में जाते हैं। आप बता दें अकाउंटिंग वाले लॉस को कहां डाल रहे हैं? P&L में। और टैक्स वाले लॉस को कहां डाल रहे हैं? एसेट की कॉस्ट में। जरा कोशिश और हिम्मत करके मुझे करंट टैक्स की वर्किंग करवाएं और डेफर टैक्स की वर्किंग करवाएं। पहले मुझे डेफर टैक्स की वर्किंग करवाएं। डेफर टैक्स की वर्किंग में पीपी में एसेट कितने का आएगा और टैक्स वालों की नजर में एसेट कितने का आएगा? हिम्मत हिम्मत, हौसला। अकाउंटिंग वालों ने 300 कहां डाला? कैलकुलेटर मत पकड़ें, जबानी जबानी फिगर्स हैं। अकाउंटिंग वालों ने 300 कहां डाला? एसेट की कॉस्ट में। टैक्स वालों ने कहा 300 एसेट की कॉस्ट में ना डालो, बल्कि 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 300 एसेट की कॉस्ट में ना डालो, बल्कि 300 भी एसेट की कॉस्ट में डालो और 25 भी एसेट की कॉस्ट में डालो। ना सिर्फ 300 एसेट की कॉस्ट में डालो बल्कि 25 भी एसेट की कॉस्ट में डालो। तो टैक्स वालों ने एक्सचेंज लॉस को क्या कर दिया? कैपिटलाइज। लेकिन अकाउंटिंग वालों ने करंट टैक्स की वर्किंग में जब मैं पीबीटी से चलूंगा तो बोलें सोच के बोलना है।
प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने लॉस को क्या कर दिया हुआ है? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने लॉस को क्या कर दिया हुआ है? माइनस। टैक्स वाले कहेंगे हम इस लॉस को लॉस नहीं मानते, बल्कि हम इसे एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट करेंगे। आप बताएं, जल्दी सोचें। टैक्स वाले कहेंगे तुम लोगों ने ये माइनस क्यों किया है? ये तुम्हारा खर्चा नहीं है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप चीज है, इसको एसेट की कॉस्ट में डालो। जरा सोच के बताएं अब मैं क्या करूं? ऐड बैक कर दें। जो एक्सचेंज गेन लॉस आया था उसमें जो एक्सचेंज गेन नहीं आया, लॉस आया था, इस लॉस को, एक्सचेंज लॉस को लिखें रिवर्स करें। टैक्स वाले कह रहे हैं इसको रिवर्स करो, जो लॉस तुम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो करंट टैक्स की वर्किंग में ये क्या होगा? ऐड होगा। इसका, इस कॉन्सेप्ट का नाम लिखें एक्सचेंज लॉस विद IAS 12। गेन का मैंने बताना है, गेन का मैंने बताना है। लिखें जी उर्दू में, करंट टैक्स में जो लॉस अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया हुआ था हम उसे रिवर्स कर रहे हैं। करंट टैक्स में जो लॉस अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया हुआ था हम उसे रिवर्स कर रहे हैं। ओके, दुआ लिमिटेड is in the process of finalizing its financial statements for the year ended 31 December 2019. The following information have been gathered for preparation of disclosures relating to taxation. अच्छा, अकाउंटिंग वालों का लॉस आ गया है 140 मिलियन का। वर्किंग वन, करंट टैक्स की वर्किंग कितना है? 140 का लॉस आया।
अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे अकाउंटिंग वालों में और टैक्स वालों में क्या हमेशा ही इख्तलाफ आता है, या हम अकाउंटिंग और टैक्स वालों में कभी कोई एक बात पे हम एग्री भी कर सकते हैं? एक बात पे एग्री भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं हर बात में हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ ही आए। अच्छा मुझे ये बताओ कि टैक्स वाले क्या कहते हैं कि बैड डेट जब हो जाए एक्चुअल तो उसको किस में डाल दो? खर्चे में डाल दो। अच्छा एक बात जरा पढ़ें। और बैड डेट रिकवरी को हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। अकाउंटिंग लॉस में एक अमाउंट पड़ी है, 2 मिलियन रिकवर हुआ है कस्टमर से जिसका डेट राइट ऑफ हो गया था 2018 में। मुझे जरा सोच के बताओ अकाउंटिंग वालों ने इस 2 मिलियन की क्या एंट्री की होगी? एन अमाउंट देखो, पहली का दुका एडजस्टमेंट में ना वो ऐसे ही जरा परेशान करता है, बच्चे को टफ टाइम देता है, कोई नई चीज डालता है, हर 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 एग्जाम में कोई ना कोई नई चीज उसने डालनी होती है, तो उसको हम बड़े रिलैक्स होकर पढ़ें तो इंशाल्लाह समझ भी आ जाती है। अमाउंट ऑफ 2 मिलियन रिकवर्ड फ्रॉम अ कस्टमर हुज बैड डेट हैड बीन रिटन ऑफ इन 2018। इसका बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था हमने 2018 में। मुझे बताएं कि आज जो बैड डेट रिकवरी हुई है उसकी अकाउंटिंग वालों ने क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम इन अदर इनकम क्रेडिट। तो बोलें प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने 2 मिलियन को कहां डाल दिया है? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने इस 2 मिलियन को कहां डाल दिया हुआ है? इनकम में डाल दिया हुआ है। टैक्स वाले कहते हैं कि जब रिसीवेबल राइट ऑफ हो तो खर्चे में डालो। इसका मतलब है उन्होंने 2018 में राइट ऑफ करके खर्चे में डाला था। जब रिकवर हो तो टैक्स वाले क्या कहते हैं? खामोश है ये स्टेटमेंट। जब रिकवर हो तो टैक्स वाले क्या कहते हैं? खामोश है ये स्टेटमेंट। मुझे बताएं टैक्स वाले आपके चाचे के पुत्र नहीं है कि एक्चुअली जब वो बंदा पैसे लेके भागा था तब उन्होंने राइट ऑफ करने दिया था और खर्चे में डालने दिया था। आज जब वो लेके आया पैसे तो टैक्स वाले खामोशी से बैठे रहेंगे या टैक्स वाले कहेंगे पुत्र आजा इस पे टैक्स दे? ये सवाल साइलेंट है इस बारे में, लेकिन आप मुझे बताएं टैक्स वाले क्या कहेंगे? जब एक्चुअली लेके भाग जाए तब वो खर्चा माइनस करने देते हैं, लेकिन अगर बाद में वो दे जाए तो क्या टैक्स वाले ये कहेंगे अब ये खर्चा नहीं है? तो आप मुझे बताएं टैक्स वाले इस पे मांगेंगे टैक्स, क्योंकि अब तो वो व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिडक्शन? राइट ऑफ, उसका लेके भागना। नाउ शुड इट बी रिमेन डिडक्शन? शुड इट बी ए डिडक्शन नाउ, या इसको अब इनकम में डाल दें? आप बता दें टैक्स वाले इसको टैक्स इसमें मांगेंगे, इसे इनकम में डालना चाहेंगे? हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। कैसे? इट इंक्लूड, अकाउंटिंग वालों ने इनकम में डाला हुआ है। लॉस से फर्क नहीं पड़ता, ऊपर अकाउंटिंग लॉस हो या प्रॉफिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट आप समझ लें, जो मर्जी समझ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं हम अकाउंटिंग वालों ने इसकी इनकम रिकॉर्ड की है? जल्दी बताएं। इट इंक्लूड, लॉस तक पहुंचते हुए इंक्लूड है। हम अकाउंटिंग वालों ने इनकम रिकॉर्ड कर दी। टैक्स वालों ने किस वजह से 2018 में खर्चे में डालने दिया था? वो राइट ऑफ हो गया था। अब वो रीजन राइट ऑफ की खत्म हो गई और वो बंदा पैसे देके चला गया। आपकी क्या ख्याल है, आप टैक्स वाले किस में डालने देंगे? इट इंक्लूड्स को अंडरलाइन करके लिखें यहां पे छोटा सा, हमने अदर इनकम में डाल दिया। इट इंक्लूड्स को अंडरलाइन करके हमने अदर इनकम में डाल दिया। बैड डेट रिकवरी को कहां डालते हैं? अदर इनकम में। हमने अदर इनकम में डाल दिया। अच्छा यहां पे छोटा सा लिखें, यहां छोटा सा लिखें, अब वो पैसे दे गया तो टैक्स वाले भी कहेंगे ये इनकम है। अब वो पैसे दे गया तो टैक्स वाले भी कहेंगे ये इनकम है। ये बात उसने लिखी नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली जब वो भागा था तो खर्चा था तो ले आया तो इनकम होगी ना।
अब वो पैसे दे गए तो टैक्स वाले कहेंगे ये इनकम है। आप बताएं जी, हमारी नजर में भी इनकम में डल गया, वो भी कह रहे हैं इनकम है, तो उल्टा के इनकम रिकॉर्ड करें या बस इनकम में पड़ा रहने दें, उस पर रेट खुद ही लग जाएगा। इनकम में पड़ा रहने दें, ठीक है जी, इनकम में पड़ा रहने दें, उस पर रेट खुद ही लग जाएगा। आगे चलें, बस ये कदू का यार इस तरह की एडजस्टमेंट हर दफा आती है तंग करने के लिए। कुछ बच्चों ने 2 को लेस कर दिया था, उनको कोई आधा नंबर कट गया होगा, कुछ बच्चों ने इग्नोर कर दिया था, उनको पूरा नंबर मिल गया होगा। आगे चलें, ये डिविडेंड इनकम है 16 मिलियन की, जो कि मैंने कमाई है यूके में इन्वेस्टमेंट करके। डिविडेंड इनकम को हम इस वजह से कभी कभी लेस करते होते थे कि इस पे अलग रेट लगना है। एज पर टैक्स लॉस के मुताबिक ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट है पाकिस्तान में। तो परमानेंट डिफरेंस हो गया या टेम्परेरी डिफरेंस? परमानेंट डिफरेंस। ये इनकम एग्जेम्प्ट है पाकिस्तान में, डिविडेंड पे एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट इनकम को क्या करते हैं, किसी को याद हो? माइनस करते हैं। लेकिन यूके वाले इस पर टैक्स मांग रहे हैं 20%। आप बताएं क्या मैं इस, उन्होंने इनकम में डाल दिया है, ये 16 इनकम में पड़ा हुआ है, अगर ये 16 इनकम में पड़ा रहा, इट इंक्लूड्स लिखा हुआ है ना ऊपर, अगर ये 16 इनकम में पड़ा रहा तो इस पर टैक्स रेट लग जाएगा जनरल कितने %? 35%। मैं क्या चाहता हूं, इस पे 0% लगे या 20% लगे? मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, बिजनेसमैन के लिए ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान में टैक्स दे या यूके में टैक्स दे, बिजनेसमैन की जेब से तो टैक्स जाना ही जाना है। क्या मेरा ये बिजनेस है तो क्या मुझे गम होगा कि इस पर 20% टैक्स लगता है? बस ये बता दें, मुझे गम होगा इस पे कि 20% टैक्स लगता है? गम मींस कि मुझे एहसास होगा ना यार इस पे 20% टैक्स है। कुछ बच्चे ना क्लास में बैठे होते हैं, जिद कर देते हैं, अड़ जाते हैं, सर प्लीज सर नहीं सर इसको ना एग्जेम्प्ट कर दें बस। मैं कहता हूं नहीं, इसको एग्जेम्प्ट नहीं करना। मानो इस पे 20% टैक्स है, ये करंट टैक्स है जो तुमने यूके में दिया है, तो करंट टैक्स चाहे पाकिस्तान में दें चाहे यूके में दें, आपके बिजनेस का कैश तो जाना है ना आपके पास से। आप बता दें यूके में मैंने इनकम कितनी कमाई? 16 मिलियन। लेस कर दें डिविडेंड इनकम 16 की, यार ऊपर प्रॉफिट पड़ा हुआ या लॉस पड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस करें डिविडेंड इनकम 16 की, और बिल्कुल एंड पर इसे दोबारा ऐड कर दें, टैक्स एट द रेट ऑफ, अल्लाह आपका भला करे, कितने %? 20% ऑन 16, कितना? 3.2। इधर मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा और इधर मैं टैक्स लगाऊंगा एट द रेट ऑफ 35%, वो सारी इनकम्स पे जो मैं लगाता होता हूं, और इधर मेरा आएगा टैक्सेबल प्रॉफिट, यहां मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा, और इधर टैक्स आ जाएगा 35% के एतबार से। इसको माइनस कर, अगर ये पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट होता और यूके में भी एग्जेम्प्ट होता तो मैं मानता कि इट इज अ परमानेंट डिफरेंस। अब ये परमानेंट नेचर का डिफरेंस है या आरजी नेचर का फर्क है? आरजी नेचर का फर्क है, नहीं सॉरी, परमानेंट डिफरेंस, आरजी नेचर का फर्क छोड़ें, ये मैं किन चक्रों में चला गया। आरजी नेचर का फर्क तो उन चीजों के ऊपर होता है जो मैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाली कैलकुलेशन में जाती हैं। ये तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली कैलकुलेशन में जाना ही नहीं, क्योंकि ये रिसीवेबल नहीं लिखा हुआ। मेरा सवाल यह है परमानेंट डिफरेंस है या नहीं है? ये भाई फिर कह रहे हैं परमानेंट डिफरेंस है। भाई परमानेंट डिफरेंस कैसे है? परमानेंट डिफरेंस वो होता है जो हम अकाउंटिंग वालों ने इनकम में डाल दिया है, टैक्स वाले कभी इनकम में नहीं डालेंगे। टैक्स वाले कह रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी पाकिस्तान में नहीं डालेंगे, यूके में तो जाकर डालेंगे इनकम में। आप बता दें मैं अलग से इस पे टैक्स लगाऊं 16%, 20%, या मैं कहूं चलो यार माफ है यार, खैर है यार, पाकिस्तान में नहीं देना तो यूके में कौन पूछने वाला है, और यूके वाले जान लेंगे तुम्हारी, उधर के लॉज और ज्यादा स्ट्रांग है, वो तुम्हारे से 20% क्या तुम्हारे बड़ों से 20% टैक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तुम भाग के भी इधर आगे तो तुम्हारे बड़ों को आगे पकड़ लेंगे।
तो बता दें आज हमने एक नई चीज सीखी, अगर पाकिस्तान में कोई इनकम माफ है लेकिन बाहर के मुल्क में उस पर टैक्स देना है, तो क्या ये मेरी करंट टैक्स की वर्किंग में आनी चाहिए टैक्स देने के एतबार से या नहीं आनी चाहिए? बाकी अगर यूके में ये अमाउंट होती रिसीवेबल तो फिर, और यूके वाले कहते हैं हम इस पे टैक्स लगाएंगे जब रिसीव होगी, फिर मैं इसको डेफर टैक्स की वर्किंग में ले जाता और मैं कहता इसकी कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस 0 है, इस पे यूके में अगले साल मैंने 20% टैक्स देना है, फिर मैं इसको डेफर टैक्स की वर्किंग में लेके जाता। लेकिन अभी रिसीवेबल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं इसको डेफर टैक्स की वर्किंग में नहीं लेके जा रहा। आप बता दें क्या सीखा हमने? अगर एक चीज पे पाकिस्तान में टैक्स लगना नहीं लगना लेकिन यूके में टैक्स लगना है, तो मैं क्या फील करूं, लगना है या नहीं लगना? लगना है तो फिर लगाएं। ऊपर से 16 क्यों माइनस किया? अगर ऊपर से 16 माइनस ना करते तो इस पे 35% टैक्स। मैं नजर आ रहा हूं, मैं नजर आ रहा हूं, पक्की बात है। अगर इस पर यूके में टैक्स लगना है 20%, तो अलग से माइनस कर दें 16 को, क्योंकि अगर 16 को माइनस ना किया तो ओवरऑल इनकम्स पे रेट लग जाने कितने परसेंट? 35%। ये मसला होगा। नहीं, करंट टैक्स में पाकिस्तान का टैक्स नहीं होता, करंट टैक्स में वर्ल्ड लेवल का टैक्स होता है। पाकिस्तान का टैक्स कोई चीज नहीं है। बिजनेस पे तो पूरी दुनिया के टैक्सेस लगने हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन सोचो ना आप, ये बिजनेस की काउंटिंग हो रही है या पाकिस्तान में की गई ट्रांजैक्शंस की काउंटिंग हो रही है? बिजनेस की काउंटिंग हो रही है। जब बिजनेस की काउंटिंग होती है, आपकी मुख्तलिफ जगहों पे ब्रांचेस हैं, आपने मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो आप जब अपना P&L बनाओगे तो वर्ल्ड लेवल का P&L बनाओगे, सिर्फ पाकिस्तान के ट्रांजैक्शंस का P&L बनाओगे, तो ये वर्ल्ड लेवल का P&L बना हुआ है। तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट, ये वाला पाकिस्तान में होगा पेबल, और इसे ये वाला टैक्स करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट करंट टैक्स पेबल क्रेडिट ये यूके में होगा पेबल, लेकिन एंट्री इकट्ठी करेंगे। वो खैर है, उसकी कोई मसला नहीं। अच्छा, हम तो सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी आपकी ठीक है, अगर पेड है तो फिर पेबल कम कर देना। अच्छा, नेक्स्ट, पीपी ओन्ड। यार ये पीपी ओन्ड का क्या मतलब है? पीपी आईएफआरएस वालों की नजर में बनवाएं, ब्रॉड डाउन कितने? 1700, एडिशन 460, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट एसेट को कम करती है ना, डेप्रिसिएशन 470, डिस्पोजल्स की बीवी 144, कैरी डाउन 1474। लेजर की जरूरत नहीं है, लेजर तो उसने बना के दिया हुआ है, लेजर उसने बना के दिया हुआ है, मैंने इसे टाइम ज़ाया किया है। अच्छा, एक यहाँ चीज़ रुक जाए, पूरे सवाल में कहीं भी उसने नहीं बताया हुआ ये पीपी का अकाउंट बनाया हुआ ना स्टेटमेंट फॉर्म में, पूरे सवाल में उसने, और ये बुक वैल्यू पे अकाउंट है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग कॉस्ट और रकम रिडक्शन का डेटा अलग अलग नहीं आ रहा, ओपनिंग बैलेंस में से डिडक्शन माइनस हो रही है, इट मींस कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है। मुझे बताएं, पूरे सवाल में उसने डिस्पोजल का डाटा नहीं दिया हुआ, तो क्या मैं डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाऊं या छोड़ूं परे? भाई का गेन लॉस आया होगा डिस्पोजल पे, डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाएं 144, यहां डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाएं, डबल एंट्री पूरी करें। अच्छा, ये पीपी का अकाउंट बन गया आईएफआरएस वालों की नजर में, और डिस्पोजल का अकाउंट भी बन गया आईएफआरएस वालों की नजर में। अब ये किन की नजर में बनाएं? टैक्स वालों की नजर में। ब्रॉड डाउन 1116, एडिशन 480, इंपेयरमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन 284, डिस्पोजल 92, बीवी होगी ना डिस्पोजल की, क्योंकि अकाउंट एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है। कैरी डाउन 1220, डिस्पोजल अकाउंट बनाएं, डिस्पोजल अकाउंट पीपी 92। अच्छा, अब मेरे भाई मुझे ये बता दो,
एक सवाल मैंने कराया था पास पेपर का, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें मैंने कहा था कि डिस्पोजल के ऊपर जो कैश आता है ना, अगर वो गिवन ना हो तो वो अकाउंटिंग वालों की नज़र में भी वही कैश आता है और टैक्स वालों की नज़र में भी वही कैश आता है। तो मेरा ये मशवरा है कि कैश को फिर ज़ीरो ले लो। कैश को क्या ले लो? ज़ीरो ले लो। अच्छा, अगली चीज़ मुझे बताएं, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, P&L डेबिट, लॉस आ गया। कितना लॉस? 144। और इसका लॉस 92। सारे इधर देखें, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा दो, अकाउंटिंग वालों का इंपेयरमेंट लॉस भी उल्टा दो, इसकी जगह टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माने। आज नई चीज पता चली, डेप्रिसिएशन की बहन इंपेयरमेंट लॉस भी उल्टानी होती है। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा दो और टैक्स वालों का लॉस रिकॉर्ड कर दो। जो उल्टाने वाली चीजें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी ग्रीन से, और जो रिकॉर्ड करने वाली चीजें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी स्काई ब्लू से। अच्छा, एक काम करें आप, ये वर्किंग 2 है, ये वर्किंग 3 है। मुझे बताएं, मैंने पीपी अकाउंट के ऊपर वर्किंग का रेफरेंस क्यों नहीं डाला? वो स्टेटमेंट फॉर्म में सवाल में दिया हुआ है, तो मैं दीवाना था जो मैंने ये बना दिए हैं। ऐसे टाइम जाया करने के लिए बनाए हैं। टाइम जाया करने के लिए आप अपनी किताब पे ये दोनों अकाउंट बनाएं, ऊपर वाले दोनों अकाउंट टाइम जाया करने के लिए, और अपने रजिस्टर पर वर्किंग 2 और 3 खोलें डिस्पोजल अकाउंट की। टाइम जाया करने के लिए अपनी किताब पर अकाउंट बना लें। हाँ, ठीक है, जाओ। हाँ, अच्छा, अब मोहतरम मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल बड़ा कमाल है और आपकी तरफ घूमता हुआ बॉल की तरह आ रहा है। ये पहले मुझे रिवर्सल्स करवा दें। अकाउंटिंग वालों के डिप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का इंपेयरमेंट लॉस उल्टा दें और टैक्स वालों के डिप्रिसिएशन माइनस कर दें। ऐड अकाउंटिंग वालों के डिप्रिसिएशन बोलें 470 और इंपेयरमेंट लॉस 72, और लेस कर दें टैक्स वालों के डिप्रिसिएशन 284। उल्टा दें अकाउंटिंग वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल 92 और लेस कर दें टैक्स वालों का लॉस। अकाउंटिंग वालों का लॉस 144 और टैक्स वालों का 92।
आगे चलेंगे। इम्पेयरमेंट इज नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस, टैक्स वाले इम्पेयरमेंट को माइनस नहीं करने देते, तो ये परमानेंट डिफरेंस है। फिर टैक्स वाले इम्पेयरमेंट को माइनस नहीं करने देते, ये परमानेंट डिफरेंस है। ये भी सुन लो आज, इम्पेयरमेंट को टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते, ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखना, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है। एक एसेट है 100 रुपए का, IFRS वाले कहते हैं इसको 80 रुपए डेप्रिशिएट कर दो और 20 रुपए इम्पेयर कर दो। टैक्स वाले कहते हैं नहीं, इसको 100 रुपए डेप्रिशिएट कर दो। तो दोनों की नज़र में एक्सपेंस बराबर है ना, अकाउंटिंग वाले इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिशिएशन की जगह। तो ये याद रखना, लिखना इम्पेयरमेंट लॉस, किताब पे लिखो जहां इम्पेयरमेंट लॉस लिखा हुआ है। इम्पेयरमेंट लॉस कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है, इम्पेयरमेंट लॉस कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस तो एक टेम्परेरी सा डिफरेंस है बस। नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन में तो आहिस्ता आहिस्ता कई सालों में एसेट ने डेप्रिशिएट होना ना आगे, तो इसलिए वो तो आप इसको इस तरह कंपेयर ना करो। ये तो मैंने लॉजिक बताई है आपको कि ओवर द लाइफ जब एसेट फुली डेप्रिशिएट कर जाएगा तब तो ये सारी चीजें बराबर आ जाएंगी ना। इधर नहीं कहना कि डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट को टैक्स डेप्रिसिएशन से कंपेयर कर रहे हो। मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट, मैंने इम्पेयरमेंट और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को इधर नहीं कह रहा टैक्स डेप्रिसिएशन से कंपेयर करें, वो तो मैं एक लॉजिक बता रहा हूं कि मैक्सिमम ओवर द लाइफ ऑफ एसेट ये इस तरह स्टोरी मूव करती है। ओके नेक्स्ट, यार ये क्या है, डिफरेंस ऑफ ₹20 मिलियन इन एडिशंस। ओ बड़ा एडिशंस में भी फर्क है रे हमारा 20 का, एडिशंस में भी फर्क है 20 का। डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन इन एडिशंस is due to foreign exchange loss on acquisition which was considered as part of cost as per tax rules। आगे लिखें however exchange loss was recorded as loss by accountants, however it was recorded as loss by IFRS, however it was recorded as loss by IFRS। अच्छा आप मुझे बताएं एक्सचेंज लॉस कितना है 20 का, 20 का लॉस टैक्स वालों ने एसेट में फेंका, फील कीजिएगा। असल में ना एसेट होगा जो आपने खरीदा है 460 का, एसेट होगा 460 का। इस एसेट का पेबल जब पे हुआ होगा तो एक्सचेंज लॉस आया होगा 20 का। 20 के एक्सचेंज लॉस को अकाउंटिंग वालों ने डाला P&L में, टैक्स वालों ने कहा ना 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 पुत्र ना, इसको एसेट की कॉस्ट में डालो। तो यहां से ऑटोमेटिकली कैरिंग अमाउंट में आ गया, जो मैंने आपको बताया था टैक्स बेस में आ गया, मादरत यहां से ऑटोमेटिकली टैक्स बेस में आ गया, टैक्स बेस ज्यादा हो गई ऑटोमेटिकली। यहां आपको टैक्स बेस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 480 में 20 पड़ा हुआ, इसने टैक्स बेस को ज्यादा कर दिया। आप बता दें अकाउंटिंग वालों ने 20 को उधर नहीं डाला, टैक्स वालों ने 20 को इधर डाल दिया। ये तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की वर्किंग में ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में ऑटोमेटिकली 20 ज्यादा इसमें पड़ा हुआ है, ये जो 20 इसमें पड़ा हुआ है वो ये वाला 20 है, पीछे का रह गया करंट टैक्स की वर्किंग। हाउएवर IFRS वालों ने इसे लॉस रिकॉर्ड किया है, टैक्स वाले कहेंगे ये लॉस नहीं है ये एसेट है, लॉस को उल्टा दो। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको वर्किंग समझाई थी वो ये करंट टैक्स की वर्किंग में एक्सचेंज लॉस को हम रिवर्स किया करेंगे। ऐड कर दें एक्सचेंज लॉस। अच्छा वैसे अकाउंटिंग वालों ने लॉस को खर्चे में डाला होगा ना, तो टैक्स वाले कहेंगे इसे उल्टा दो जी। कितना 20,
ओ यार सॉरी, वो मैंने एक चीज़ बतानी थी। ये जो हम सवाल कर रहे थे ना IAS 38 का, उसमें उसने ना रिक्वायरमेंट में कहा हुआ था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं और P&L। उसने OCI मांगा ही नहीं। वो जो भी सवाल किया था वाइट बोर्ड पे, उसने OCI मांगा ही नहीं, इसलिए OCI यहाँ बना नहीं हुआ। उसने SOCI में P&L और OCI मांगे या खाली P&L मांगे? खाली P&L मांगे। इसीलिए जो अब इसका इस सवाल का आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, उसके सोल्यूशन में आपको सिर्फ अमोर्टाइजेशन नजर आएगी P&L में और रिवैल्यूएशन लॉस नजर आएगा। वो जो OCI में मैंने सरप्लस डाला था ना, वो आपको नजर नहीं आएगा। 93 का क्यों नहीं नजर आएगा? उसने रिक्वायरमेंट पे नहीं डाला। वो जी बोंगा सा सवाल है, हालांकि उसे SOCI पूरी मांगनी चाहिए थी वैसे। इसको कहते हैं दिमाग कहीं और चले जाना। सवाल कराते कराते हमारा दिमाग कहीं और चला गया। पॉइंट नंबर 3, यार ये बड़ी मजे की एडजस्टमेंट है, जरा ट्राई करके मुझे बताओ इसका क्या करना है। नहीं 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 नहीं, मुझे सिर्फ इसकी करंट टैक्स की पोस्टिंग बताओ। डेफर टैक्स की इसकी पोस्टिंग जो है ना, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। मुझे सिर्फ करंट टैक्स की अभी पोस्टिंग बता दो इसकी। एज पर टैक्स लॉस के मुताबिक रिसर्च फॉर द ईयर इज अलाउड इन नेक्स्ट ईयर। इस साल का खर्चा टैक्स वाले कहते हैं हम आपको अगले साल माइनस करने देंगे। जरा सोचो, बड़ी मजे की कहानी है। कोई खर्चा आ रहा होगा, इस साल हमने रिकॉर्ड किया होगा, टैक्स वाले कहेंगे इसको पकड़कर अगले साल माइनस कर लो, हमारे साल पकड़ के अगले साल माइनस कर लो, हमारे साल पकड़ के अगले साल माइनस कर लो। इसका मतलब है हमारे साल का खर्चा जो माइनस हो चुका होगा उसे ऐड बैक करना पड़ेगा और उस खर्चे को टैक्स वाले अगले साल करंट टैक्स की वर्किंग में माइनस करने देंगे। ये कोई एक्रूअल, प्री पेमेंट, प्री पेड अनअर्न्ड की एडजस्टमेंट नहीं है कि हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट, और ये नहीं करना। डेफर टैक्स को छोड़ो अभी यार, मुझे सिर्फ करंट टैक्स के एतबार से समझाओ, बात को इजी रखो अभी, करंट टैक्स के एतबार से समझाओ। रिसर्च को अगले साल माइनस करने देंगे टैक्स वाले। हमारे साल की रिसर्च कितनी है? 25। ये टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे? 2019 में माइनस करने देंगे या 2020 में माइनस करने देंगे? 2020 में। ये हम कौन सा साल कर रहे हैं? 2019। रिसर्च ऑफ 2019 was recorded by us in P&L. Tax authorities said record it in next year, means reverse it in current year. इस साल रिवर्स कर लो, अगले साल रिकॉर्ड कर लेना। अगले साल की वर्किंग खुदा के लिए पेपर में ना कीजिएगा, आपके समझने के लिए की है मैंने। एक चीज और है वो टेक्निकल है, वो सोचें। एक चीज और है वो टेक्निकल है, वो जरा सोचें। 18 पिछले 24 64 पिछले साल हमने खर्चे में डाला था। रिसर्च फॉर द ईयर इज 25 एंड फॉर प्रीवियस ईयर इज 64 हमने पिछले साल खर्चे में डाला था। पिछले साल टैक्स वालों ने कहा होगा इसको उल्टाओ। पिछले साल टैक्स वालों ने कहा होगा इसको उल्टाओ। इट विल बी अलाउड इन नेक्स्ट ईयर। इस तरह पिक्चर लें, ये कहानी बनेगी 64 की। पिछले साल उल्टा के हमारे साल 18 वाला माइनस करने की इजाजत है और हमारे साल वाला उल्टाकर अगले साल हमारे साल वाला माइनस करने की इजाजत है। द रिसर्च इज नॉट अलाउड इन दिस ईयर बट इन नेक्स्ट ईयर।
द रिसर्च ऑफ 19 इज नॉट अलाउड इज 19 बट इन 20 द रिसर्च इज अलाउड इन नेक्स्ट ईयर। बड़ी मजे की एडजस्टमेंट है, लेकिन आप इस तरह ना करें, आप लिखें रिसर्च ऑफ 19 रिवर्स्ड टू बी रिकॉर्डेड इन 20 एंड रिसर्च ऑफ 18 रिकॉर्डेड एज पर टैक्स रूल्स। रिसर्च ऑफ 18, रिसर्च ऑफ 19 उल्टा दें, रिसर्च ऑफ 18 रिकॉर्ड करें। आसान सी एडजस्टमेंट, लेकिन द वे इट वाज प्रेजेंटेड इट वाज न्यू। अच्छा जी, नाउ व्हाट टू डू। अगली एडजस्टमेंट नहीं, डेफर टैक्स एक ही दफा मैं कराऊंगा सारी एडजस्टमेंट्स का। करंट टैक्स सारा निकाल दो, रिलैक्स हो जाए, फिर डेफर टैक्स सारी एडजस्टमेंट एक ही दफा करते हैं। रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेज ऑन पेमेंट बेसिस। टैक्स वाले रेंट को तब का माइनस करने देते हैं जब पे हो। प्रीपेड, प्रीपेड पेएबल आ गए। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी काउंट। वर्किंग नंबर 4, रेंट एक्सपेंस। ओपनिंग प्रीपेड 1 million, क्लोजिंग प्रीपेड 6। अच्छा, किसी को याद है रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये वाले साइड कैश के लिए और ये वाली साइड P&L के लिए। तो कैश पे हुए 5 का, हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी काउंट। अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो P&L की फिगर उल्टा दें, कैश के फिगर रिकॉर्ड कर दें। व्हाट इज P&L की फिगर? कैश माइनस कर दें रेंट पेड के नाम से। जी कितना? 5। बस याद रखिएगा, सवाल में जान मार के ना 50% पासिंग मार्क्स लेने होते हैं। बस 50%, आधा सवाल भी सही हो जाता है हिम्मत करके तो पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। अगर बाकी टॉपिक्स में भी इसी तरह आधे आधे मार्क्स लेते हैं तो। एज ऑन 31 दिसंबर 18 डीएल का कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं एज ऑन 31/12/18, पिछले साल के आखिरी दिन। जो पिछले साल के आखिरी दिन लॉस होगा वो पिछले साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में गया होगा और हमारे साल की करंट टैक्स की वर्किंग में आएगा। ये तो मेरे भाई अभी ताजा ताजा बात हुई थी 1-2 दिन पहले। एज ऑन को डबल अंडरलाइन करें। पिछले साल के एंड तक लॉसेस थे 90 और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह टैक्सेबल प्रॉफिट आएंगे। बोलें पिछले साल के एंड तक कितने लॉसेस थे? ये पिछले साल की लिखें, ये 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में जाएगा और 19 की करंट टैक्स की वर्किंग में जाएगा। 18 में खड़े होकर इस पर अनयूज लॉस कहेंगे इसको और 19 में यूज करेंगे। लिखें ये 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में जाएगा और 19 की करंट टैक्स की वर्किंग में। बल्कि एक और बात भी लिखें, 18 में ये अनयूज्ड है, 19 में से यूज करेंगे।
18 में ये अनयूज लॉस है, 19 में से यूज करेंगे। चलें, सबसे पहले अभी मैं 19 की करंट टैक्स की वर्किंग कर रहा हूं, तो 19 में इसको यूज करें। इसको नीचे नीचे यहां यहां जहां टैक्सेबल प्रॉफिट आएंगे उससे पहले ही यहां पे पहले मुझे टोटल करवा दें। जरा पीछे से नजर मार लो। रेंट पेड लेस करना है। अच्छा जी भाइयों, ये वो नेगेटिव साइन नहीं लगा था, रेंट पेड लेस करना है जी। अब पुराना लॉस 90, 92, 90, जवाब 40। 40 पे जरा 35% लगाएं। 14 एग्जैक्ट आ रहा है। 14 17.2 सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। अच्छा, क्या सारा अनयूज यूज हो गया या स्टिल कोई अनयूज बचा? अगर 130 में से माइनस करते 131 तो फिर एक अनयूज बचता, फिर उसका भी डेफर्ड टैक्स एसेट इस साल बनाते। तो देयर इज नो अनयूज, एवरीथिंग इज यूज्ड। अच्छा, मुझे पता है कि 2 घंटे क्लास के ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन यार अब ये सवाल खुला हुआ है, तो इसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकलवा के इसको ख़त्म करवा दें। ऐसे फ़ायदा कोई नहीं इस सवाल को बिला वजह लटकाने का। इसमें इंशाल्लाह 4-5-7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ले आओ इधर। बैड डेट रिकवरी इनकम टाइप चीज़ है, ये कोई रिसीवेबल टाइप चीज़ नहीं थी कि इसको मैं डेफर टैक्स में लेके जाऊँ। डिविडेंड इनकम के साथ कहीं नहीं लिखा हुआ रिसीवेबल या अनअर्न्ड, तो इसलिए ये भी डेफर टैक्स की वर्किंग में नहीं जाएगी। ये दोनों ले जाएं। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट है, सवाल की रिक्वायरमेंट है पार्ट बी, DTL/A एज एट एज ऑन फॉर ईच टेम्परेरी डिफरेंस। हर एक का रेट अलग अलग लगाना है आपने, टैक्स रेट हर एक का अलग अलग लगाना है। उसने कहा ईच टेम्परेरी डिफरेंस पे अलग अलग DTL/A निकाल के दो, एक ही रेट नहीं लगा देना, हर एक का रेट अलग अलग लगेगा। ईच को अंडरलाइन करें, ये रिक्वायरमेंट बी है। DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 18 और DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 19। चलें जी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट और टैक्स, पीपी। पीपी की कैरिंग अमाउंट गिवन है 1474122 1474122। ये तो क्लोजिंग है ना, ओपनिंग ले लो 1700 और 1116। इधर आए,
17 और 1116। नेक्स्ट, DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 19। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट और टैक्स। PP 1474120। अच्छा जी, नेक्स्ट। आगे जी, एडजस्टमेंट नंबर 3 को मैं ज़रा छोड़ रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रीपेड रेंट। एडजस्टमेंट नंबर रिसर्च वाली मैं ज़रा छोड़ रहा हूँ, उसको मैं एंड पे डिस्कस करता हूँ। रिसर्च, प्रीपेड रेंट कितना? 1,6। वो ओपनिंग प्रीपेड आ गया, ये क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। ओके, जब आप कैश अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं तो ऐसी दुनिया में प्रीपेड, पेएबल, अनअर्न्ड रिसीवेबल एग्जिस्ट नहीं करते। 0 0 एज एट 31 दिसंबर 18 देयर वॉज अनयूज लॉस ऑफ 98। एज एट 31 दिसंबर 18 देयर इज अनयूज लॉस। इस पे डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएं, अमाउंट बताएं, मल्टीप्लाइड बाय 35%, 31.5 का डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा जी, यहां तक सारा डेटा मुकम्मल हो गया। अब पीछे रह गया रिसर्च। तो रिसर्च से पहले मुझे हर एक के TTD DTD बता दें। Carrying amount of asset is greater than tax base of asset. जी, टू पॉइंट। अच्छा, ये जो रिसर्च होती है, रिसर्च, इसको अकाउंटिंग वाले कभी बैलेंस शीट में शो करते हैं या ये रिसर्च आपको IAS 38 में याद आ रहा है P&L में जाती थी? P&L में जाती थी ना। तो अकाउंटिंग वालों की नज़र में ये एक्सपेंस टाइप चीज़ है या एसेट टाइप चीज़ है? एक्सपेंस। तो याद रखिएगा, ये जो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की वर्किंग होती है ना, इसमें बैलेंस शीट की फिगर्स आती हैं। तो क्या इज इट अ बैलेंस शीट फिगर और इट इज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर, इट इज नॉट अ बैलेंस शीट टाइप फिगर। तो दैट्स वाई हम इसको कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बैलेंस शीट 0। बिकॉज क्या कभी किसी क्लास में आपने IAS 38 में रिसर्च को बैलेंस शीट में शो किया या हर क्लास में P&L में? तो इजी मार्क्स लें इसकी कैरिंग अमाउंट 0 लिख के। अब मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपसे छेड़ने लगा हूं इस मामले में कि मेरी ये जो रिसर्च है ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैसे जाएगा।
तसल्ली से मेरी बात सुननी है यार। कोई इक्का दुक्का क्लास में या लेक्चर में ऐसी बात हो जाए ना जिस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, तो इसकी वजह से ना ये ना सोचा करें यार पूरा लेक्चर ही मेरा गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें सुबह से कर रहे हैं हमें समझ आ रही हैं, बस एक छोटी सी चीज़ है, इसको अब एब्जॉर्ब करें किसी तरह, है तो है। रिसर्च को अगले साल माइनस करने देंगे। मुझे बताएं क्या अकाउंटेंट्स पीपी को भी अगले सालों में नहीं डेप्रिशिएट करते? अगले सालों में डेप्रिशिएट करते हैं ना। व्हाट इज पीपीई? व्हाट इज पीपीई? इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड इन नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट ईयर्स। बट अगर एक आइटम है जिसके बारे में टैक्स वाले कहें इट इज टू बी डिडक्टेड इन नेक्स्ट ईयर, ईयर नॉट ईयर्स, so it is just like पीपी। 18 में टैक्स वाले चीख चीख के पुकारे हैं 64 के खर्चे को अगले साल माइनस करो। इट मींस के 64 के खर्चे को अगर ये कहते 2 सालों में माइनस कर दो, तो हम 64 के खर्चे को 19 और 20 में माइनस करते। अगर वो कहते अगले 2 सालों में माइनस कर दो, तो 64 के खर्चे को 19 और 20 में माइनस करते। अगर वो कहते 64 को अगले सालों 3 में माइनस कर दो, तो अगले 3 सालों में, तो हम 64 को 19, 20 और 21 में डेप्रिशिएट करते। अगर वो कह रहे हैं 64 को अगले साल माइनस कर दो, या अगले 3 सालों में माइनस कर दो, या अगले 4 सालों में माइनस कर दो, इट हैज अ नेचर ऑफ भालू। इट हैज द नेचर ऑफ भालू। टैक्स वाले इससे कोई बड़ी चीज मान रहे हैं, अगले साल खर्चे में डालने देंगे। तो 18 में हमने उंगली रख के पूछा टैक्स वालों तुमने क्या करना है? उन्होंने कहा इसको अगले सालों में माइनस करने देंगे। हमने कहा ये तो फिर एसेट है। टैक्स वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, अगले सालों में नहीं, अगले साल में माइनस करने देंगे। हमने कहा हाँ हाँ, फिर भी एसेट ही है ना। अगले साल में जो चीजें माइनस होती हैं वो पीपी टाइप चीजें होती हैं। तो ये है यार। अब कितना 18 में कितना था? 18 में 64 के बारे में टैक्स वालों ने कहा कि इसको अगले सालों में माइनस करने देंगे। तो इट इज लाइक टैक्स बेस, टैक्स वालों की बैलेंस शीट में नजर आएगा। और इसी तरह और अगले साल टैक्स वालों ने माइनस करने भी दिया। अल्लाह का शुक्र है 18 की डेफर्ड टैक्स वर्किंग में गया, तो ये हमें अगले साल माइनस होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इट इज डिडक्टेबल इन 19। वैसे भी यार रूल नंबर 2 लगेगा ना, रिसर्च को भालू टाइप चीज बनानी है, तो रूल नंबर 2 लगेगा। तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। अगले साल हमने खर्चा किया 25, टैक्स वालों ने कहा इसको अगले सालों में माइनस कर लो। हमने कहा ये तो एसेट टाइप चीज होती है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं अगले साल माइनस करो। हमने कहा हाँ अगले साल भी तो एसेट ही है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, अगले सालों में या माइनस कर लो। वो लोग इसको एसेट मान रहे हैं, अगले साल माइनस करा रहे हैं। अगले सालों में माइनस करना होता तो भी एसेट ही था। तो प्लीज फील लाइक अ भालू, इस खर्चे को अगले सालों में वो खर्चे में डालेंगे जी। और अगले साल इंशाल्लाह ये डिडक्ट हो भी जाएगा। मैंने आपको 19 में डिडक्ट 20 में डिडक्ट करके दिखाया था। तो रूल नंबर इस पे लगेगा 2। ये भालू एडजस्टमेंट है 35% डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस जी। 22.4 8.75 0.75 या सोल्यूशन में 28.8 लिखा हुआ है। बॉल पॉइंट रख दो ना सोल्यूशन में, ताकि बार बार जाना। सोल्यूशन में 8.8 लिखा होगा मेरे ख्याल से, राउंड करके बहुत आगे निकल गया हूं। एट 8.75 लिखा हुआ है। चलो खैर है। इसका किताब में सारे दो डिजिट चल रहे हैं। खैर है खैर है, बस ठीक है खैर है। आप वही बता दो जो किताब में है 8.7। ठीक है, इसका जवाब बताओ। 150.85। व्हाट इज दिस? DTL। और ये 82.25।
अच्छा, आपने कैलकुलेटर से बताया या सोल्यूशन से देख के बताया? आपने सोल्यूशन से देख, ठीक है। Deferred tax liability brought down, carry down, DTE इधर आ रहा है 68.6। चलो यार बहुत टाइम हो गया, इसको ख़त्म करो जल्दी से। रिकॉन्सिलेशन जल्दी जल्दी बना दो, नोट बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ नोट 2019 का मांगा हुआ है। छोड़ो यार इसको, अब नोट नहीं करना, मैं पॉज करने दूंगा, एंड पे नोट कर लेना। इधर देखो अब 2019 का नोट, सिटी बोलो 17.2, DT उल्टी साइड पे आ रहा है 68.6, 85 पॉइंट, इधर चपेट मारूं 85.8, 51.4 होगा ना यार, कैसे 12 और 6 है इधर। Yes, 51.4। अच्छा, रिकॉन पीबीटी बोलो 140, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, 40 एग्जैक्ट। रिकंसिलेशन मैच नहीं करी, क्या करें? अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम या रिडक्शन नॉट अलाउड है, नहीं है। अगर कोई रेट आपने डिफरेंट यूज किया करंट, अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट थी हर एक का डीटीएल अलग अलग बताना है, इसलिए हमने बार बार रेट लगाया 35%। अगर करंट टैक्स की वर्किंग में या डेफर टैक्स की वर्किंग में किसी इनकम पर अलग रेट आ रहा है तो उस रेट को यूज करो। आप बताएं हमने सारी इनकम्स पे कितना रेट लगा दिया? 35%। लगना कितना चाहिए था? 16 पर 20, कितना ज्यादा लगा दिया? 15। तो अब आप डिविडेंड का टैक्स इफेक्ट लें, 16 पर 15% लगा के देखें 2 पॉइंट। सर साइन कौन सा यूज करना है? सर वही करना है जो आपने यहां पे यूज किया, नेगेटिव वाला 51 पॉइंट। ठीक है जी, चलो जी।